देखिए हम लोग पिछले वाले वीडियो में क्या कहते हैं स्वर संधि तक पूरा पढ़ चुके थे। यानी कि स्वर संधि का कितना, स्वर संधि को समझने के लिए कितना भेद होता है, कितना प्रकार होता है, ये सब हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे संधि का जो दूसरा भाग होता है व्यंजन संधि, उसके बारे में। तो आइए पहले जानेंगे व्यंजन संधि कहते किसको है। उसके बाद व्यंजन संधि को समझने के लिए कुछ नियम दिया गया है, कुछ उसका तरीका बताया गया है। तो बारी बारी से हम लोग उस नियम या तरीका को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्यंजन संधि किसको कहते हैं। कहता है व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया व्यंजन वर्ण के साथ, यहाँ पे व्यंजन वर्ण के साथ चाहे स्वर वर्ण आकर के मिले या कोई व्यंजन वर्ण आकर के मिले, तब इन दोनों के मिलने से जो नया वर्ण बनेगा या नया विकार उत्पन्न होगा उसी को हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए क एगो व्यंजन है, इसके साथ या तो ओ यानी कि ये स्वर या च ये दोनों मिल जाए, समझ गए। क एगो व्यंजन है, उसके बाद क्या है ना, किस व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण की संधि को, तो व्यंजन वर्ण ले लिए, इसके साथ स्वर ये वर्ण ले लिए अथवा व्यंजन वर्ण की संधि को, इन दोनों के मिलने से जो नया वर्ण यहाँ पे बनेगा इसी को हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि, समझ गए। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मिलने से जो नया वर्ण बनता है उन्हीं को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। और देखिए व्यंजन संधि को समझने का कुछ नियम बताया गया, उसका कुछ तरीका बताया गया है। व्यंजन संधि को समझने का कुछ नियम बताया गया, उसका कुछ तौर तरीका बताया गया। आइए हम लोग पहले जानते हैं इसका तरीका क्या है। एक नंबर के नियम में यह बताया गया है कि यदि क, च, ट और प, देखिए यहाँ पे सब में हलंत लगा हुआ, जिसको हिंदी में हल कहते हैं, हल या इसको हलंत भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह क है, इसमें क हल लगा दिए या हलंत लगा दिए तो ये आधा हो जाएगा। जैसे 5 है, इसका आधा करते, जैसे 5 है इसका आधा करते हैं तो 5/2 हो जाता है ना। उसी तरह से क में अगर हल लगा दीजिएगा, हलंत लगा दिए तो क्या हो गया, ये आधा क हो गया। यदि क, च, ट, त, प के बाद, तो यहाँ तो छूट गया, किसी वर्ग का तृतीय वर्ण या चौथा वर्ण आए, क्या कहता है, यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए। देखिए क वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण कौन है, ये दोनों। च वर्ग का उसी प्रकार ये दोनों, ट वर्ग का ये दोनों, त वर्ग का ये दोनों, उसी प्रकार प वर्ग का ये दोनों, समझ गए। क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, इन दोनों में से कोई आ जाए, या य, र, ल, व, या तो ये आ जाना चाहिए ये डब्बा वाला, या य, र, ल, व, या ये आना चाहिए। अगर ये भी नहीं आता है तो बाद में कोई स्वर आ जाए। स्वर टोटल क्या को है, 11 को। तब देखिए आने पर क्या होता है, क, च, ट, त, प के स्थान पे क्या हो जाता है, क। जैसे क है तो इसके स्थान पे इसका 5वां वर्ण हो जाएगा। जैसे क है तो क की जगह क्या हो जाएगा, क, ख का 5वां वर्ण होता है अंग, तो अंग हो जाएगा। च आ गया तो च का 5वां वर्ण होता है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा। उसके बाद तो है तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य न, तो है तो दंत न, प है तो म। अब कैसे, फिर से एक बार समझ लीजिए। कहता है यदि क, च, ट, त, प के बाद, इस सब के बाद क्या है, इस सब के बाद या तो ये डब्बा वाला में से कोई आना चाहिए, समझ गए। यानी कि इन पांचों के बाद या तो इस डब्बा में से कोई आना चाहिए, या
योर, लो, वो, उन चारों में से कोई आना चाहिए, या कोई स्वर आ जाना चाहिए। टोटल स्वर का संख्या है 11, 11 को स्वर में से कोई आ जाना चाहिए। तब उस कंडीशन में क्या होता है, इसके स्थान पे हो जाएगा इसी का पांचवा वर्ण। तो है तो मूर्धन्य न, तो है तो दंत न, पो है तो म। अब उदाहरण में देखिएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे क्या करने से होता है। देखिए, एक नंबर में शुरू में दिगंबर, दिक जोर अंबर, क्या है, क के बाद यहाँ देखिए है ना, यदि क के बाद किसी वर्ग का तृतीय चौथा वर्ण आए, या योर चारों में से कोई आए, या कोनो स्वर आ जाए, यही है ना। तो क के बाद देखिए ओ आया है, ओ आपका एगो स्वर है ना। तब देखिए क्या होता है, क के स्थान पे क ख का पांचवा वर्ण हो जाता है। ओ पांचवा, रुक जाइए 1 मिनट, रोकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पांचवा लिखा था, पांचवा वर्ण नहीं होगा, यहाँ तीसरा वर्ण होगा। इसलिए यहाँ के क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देख रहे थे तो कंफ्यूज हो रहे थे। यहाँ पांचवा वर्ण नहीं, तीसरा वर्ण होगा। अब देखिए समझ में आ जाएगा। यदि इन पांचों के बाद ई डबा में से कोई आए, या ई डबा में से कोई आए, या ई डबा में से कोई आए, तब क्या होता है, क ख है ना, तो क वाले पहाड़ा का या क वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। को है तो गो है हो जाएगा, चो है तो जो हो जाएगा, तो है तो दो हो जाएगा, तो है तो दो हो जाएगा, अब पो है तो बो हो जाएगा। अब देखिए कैसे, यहाँ दिक जोर अंबर, यहाँ शुरू में को आया, उसके बाद एगो स्वर आ गया, तो क्या हो गया, को के जगह पे क्या हो जाएगा, क ख का ही तीसरा वर्ण। अब देखिए यहाँ पे गो आ गया आपका, तो क ख का तीसरा वर्ण आ गया। उसी प्रकार दिक जोर भरम, को है, यहाँ पे क्या कहते हैं, भ है, हे देखिए ई डबा वाला में से है, दूसरा डबा वाला में से है ना, भ है ना, किधर गया, हाँ यहाँ पे है ना, उदाहरण के अनुसार मिल रहा है। तो क जोर भ, तो ये मिलके बन जाएगा आपको क ख का ही तीसरा वर्ण गो आ गया। उसी प्रकार देखिए सट जोर दर्शन बराबर होता है सदर्शन। यहाँ शुरू में कौन चीज है, ट, यहाँ पे दो, यानी कि ट, देखिए है ना, ट के बाद क्या आया है, दो, दो ये आ गया, तो क्या हो जाएगा, टोठो का ही यहाँ पे दो हो जाएगा। देखिए यहाँ आ गया, यहाँ तो है, यहाँ दीर्घई है, स्वर आ गया तो के बाद, तो तोथो का तीसरा अक्षर दो हो गया। यहाँ पे चो है, यहाँ पे ओ है, यानी कि स्वर है, तो क्या होगा, चो में भी क्या हो जाएगा, चो का तीसरा अक्षर जो आ गया। तो देखिए ये तो समझ गए होंगे। यदि इन पांचों के बाद, पांचों में क्या है, को हो या चो हो या टो हो या तो हो या पो हो, इन पांचों के बाद अगर इस डब्बा में से कोई आ जाए, रुकिए, हाँ, इन पांचों के बाद इस डब्बा में से कोई आपको आ जाए, इन पांचों के बाद इस डब्बा में से कोई आ जाए, या इस डब्बा में से अगर कोई नहीं आया तो ये चारों में से कोई आ जाना चाहिए आपको, यो रो लो वो, या ई डब्बा में से कोई आ जाना चाहिए। अगर बाई चांस ये भी अगर नहीं आया तो क्या आ जाना चाहिए आपको, स्वर है 11 गो टोटल, या तो कोई स्वर हो जाना चाहिए 11 में से, समझ गए। उस कंडीशन में क्या है, क ख का हो जाएगा गो, च का हो जाएगा जो, ट का हो जाएगा डो, त का हो जाएगा दो, प का हो जाएगा बो। उदाहरण में देखिए हर एक चीज बता दिया गया है। ठीक है, तो तक में इसको नोट कीजिए, फिर अगला नियम इसका पढ़ेंगे, व्यंजन संधि का क्या होता है, इसको तक में नोट कीजिए। देखिए व्यंजन संधि का अगला नियम है, यदि को चो तो प के बाद मो या नो आए तो को चो तो पो अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, को चो तो पो के बाद इन पांचों के बाद क्या आना चाहिए,
या तो मो आना चाहिए या नो आना चाहिए। इन पांचों के बाद या तो मो आए या नो आए, इन दोनों में से अगर कोई आ गया तब क्या हो जाएगा, ये जो वर्ण है ना शुरू में, यही अपना पांचवा वर्ण में बदल जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि को है तो को का पांचवा वर्ण क्या हो गया, अंग। समझ गए। चो है तो इसका इया, तो है तो मूर्धन्त न, तो है तो दंत न, पो है तो म। समझ गए। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, ये समझ जाइएगा। जैसे है वांग में, वाक जोर में, यहाँ पे देखिए को के बाद मो आया, देखिए को के बाद कौन सी आ गया, मो या नो में से एगो आ गया मो। अब देखिए क्या होगा, तो को जो है ना ये पांचवा वर्ण में बदल जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि क ख का पांचवा वर्ण अंग, देखिए यहाँ पे अंग आ गया। फिर जगत जोर नाथ बराबर होता है जगन्नाथ। यहाँ देखिए तो के बाद नो आ गया, तो के बाद नो आ गया, यानी कि इन पांचों के बाद एगो है नो आ गया, तब क्या होगा, चौथा जो है ना अपने पांचवा वर्ण में बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो गो नो है, एगो नो तो पहले से है, एगो तो के बदले में नो आ गया तो दो गो नो हो गया। समझ गए। उसके बाद है उत जोर नति बराबर उन्नति। उन्नति में भी सेम प्रोसेस ऐसे ही होगा, तो वाला में इसे तो के जगह नो आ जाएगा, दो गो नो आ गया, एगो नो पहले से आ गया है। उसके बाद है सत जोर मार्ग बराबर होता है सन्मार्ग। इसमें देखिए क्या होता है, तो के बाद क्या आया है, मो आया है, तो के बाद कौन सी आया है, मो आया है। तो देखिए टोठो का तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण क्या है, मूर्धन्त न। यहाँ देखिए है ना टोठो का पांचवा वर्ण मूर्धन्त न, तो यहाँ पे इस वाले उच्चारण में क्या आ जाएगा, मूर्धन्त न आ गया। समझ गए। तो ये नियम समझ गए। यदि क्या कहते हैं, यदि इन पांचों के बाद या तो मो आए या नो आए, इन दोनों में से अगर कोई आ गया तब देखिए क्या होता है, तब को के बदले में हो जाएगा आपका अंग, च के बदले में हो जाएगा यहाँ, तो के बदले में मूर्धन्त न, तो के बदले में दंत न, प के बदले में म। समझ में आ गया। उदाहरण में भी सेम यही दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। अब अगला नियम आता है, इसका तीसरा नियम, यदि म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए, क्या आता है, यदि म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है, जिसको ठेठी भाषा में या देहाती लैंग्वेज में अनुस्वार कहते हैं। समझ गए। तो म के बाद क्या आना चाहिए, व्यंजन वर्ण आना चाहिए। देखिए अहंकार का संधि विच्छेद किए तो होता है अहम जोरकार। अहम में अंत में देखिए क्या लगा हुआ है, म, और कार में को, तो म के बाद व्यंजन वर्ण आ गया। इस स्थिति में क्या होगा, अनुस्वार हो गया। देखिए आ गया ना। फिर देखिए पंचम में मो का पम जोर चम, यानी मो क्या कहते हैं, मो के बाद क्या आया, कोई व्यंजन आया, तब क्या होगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अहंकार को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए इतना समझ गए होंगे तीसरा नियम तक, तब इसको नोट कीजिए। इसको ठीक कर दीजिए। तो अब देखिए व्यंजन संधि का अगला नियम यानी कि चौथा नियम क्या होता है, यदि तो के बाद कोई स्वर आए, या गोघोर है या दधोर है या बभोर है या यो रो वो, इन तीनों में से कोई रहे, तब क्या होता है, तो के स्थान पर आपको दो हो जाता है। यानी कि तो के बाद क्या आना चाहिए, या तो ये गो घो दो धो भोर है, या तो ये आना चाहिए या ये आना चाहिए। ये आना चाहिए, या तो के, हाँ तो के बाद या तो ऊपर वाला डबा रहे या नीचे वाला डबा में से कोई रहे, तब देखिए क्या होता है, तब तो के स्थान पे जो है ना क्या होता है, तो के बदले में दो आ जाता है। जैसे देखिए जगत जोर आनंद बराबर क्या होता है, जगदानंद। कोई स्वर रे, ओ इसमें एक और है, स्वर भी है, स्वर छूट गया था तभी, या तो कोई स्वर रहे, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ तो के बाद या तो गो घो दो धो बो भो रहे, या कोई स्वर रहे, या इन चारों में से कोई रहे, तब क्या होता, तो के स्थान पे दो हो जाता। जैसे जगत जोर आनंद, तो के बाद यहाँ आ गया, स्वर आ गया, तो क्या होगा,
तो का ही तीसरा वर्ण तो के स्थान पे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। उत जोड़ दाम, यानी कि फिर क्या होगा, तो के बाद दो आ गया तो क्या होगा, तो के स्थान पे दो हो जाएगा। तो चौथा नियम ये हो गया। पांचवा नियम देखिए इसका क्या कहता है, यदि तो और दो के बाद तो च या तालब स्वर रहे तो दो के स्थान पे क्या हो जाता है, चौ हो जाता है, और तालब स्वर के स्थान पे छ हो जाता है। यानी कि तो दो के स्थान पे क्या हो जाएगा आपको, छ, और तालब स्वर के स्थान पे क्या हो जाएगा, छ। तो उत जोड़ चारण, तो है ना, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, तो या दो के स्थान पे चो हो जाता, तो इसके स्थान पे चो आ जाएगा, बाद बाकी वही आ जाएगा। उत जोड़ शिष्ट, यहाँ देखिए तो है ना, तो के स्थान पे क्या होगा, चो तो आइए जाएगा तो के स्थान पर, उसके बाद बाकी जो तालाब सो भी है ना, तो तालाब सो के स्थान पे क्या आएगा, छ, तो यहाँ छ हो जाएगा, यहाँ चो हो जाएगा, तो आ जाएगा उच्चिष्ट। समझ गए। अगला नियम इसका देखिए क्या है, यदि तो दो के बाद लो रहे, तो या दो के बाद क्या रहे, लो रहे, तो दो लो में बदल जाता है। यानी कि तो दो के बाद लो रहे तो दो किस में बदल जाएगा, लो में बदल जाएगा। और नो के बाद लो रहे, पहला तो है तो दो के बाद लो रहना चाहिए, दूसरा कंडीशन है नो के बाद अगर लो रहे तो नो का अनुनासिक बाद लो हो जाता है। समझ गया। अब देखिए कैसे होता है, उल्लास का संधि विच्छेद कीजिए, उत जोड़ लास, तो के बाद लो आया, किसके बाद लो आया, ऊपर का वाला कंडीशन के अनुसार लो आया, तो क्या होगा, तो दो किस में बदल जाएगा, लो में, तो यहाँ तो भी किस में बदल गया, लो में। देखिए दो को लो यहाँ आ गया उल्लास में। अब देखिए महान जोड़ लाभ, अब देखिए यहाँ नौ के बाद लो आया, देखिए नौ के बाद अगर लो रहे तो क्या होगा, नौ का अनुनासिक मतलब नौ का अनुस्वार हो जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो महान नौ के बाद लो आया तो क्या नौ का क्या हो जाएगा, इसके बदले में क्या कहते हैं, अनुनासिक यानी कि अनुस्वार। उसके बाद क्या कहता है, बाद में लो हो जाएगा, ये जो नो क्या एगो लो और आ जाएगा। तो यहाँ मो होआ का अनुस्वार एक आधा लो, फिर पूरा लो आ का वो, तो ये हो गया महान लाभ। समझ गए। तो यही था आपका व्यंजन संधि का पूरा खत्म हो चुका है आपका ये। तो आगे बच गया एक विसर्ग संधि, इसको भी अगले वीडियो में प्रयास करेंगे पूरा एक साथ करवाने का। जिस तरह से स्वर संधि का करवा दिए, व्यंजन संधि का एक साथ करवा दिए, उसी तरह से क्या कहते हैं विसर्ग संधि का भी करवा देंगे। तो तक में ठीक है, इसको नोट कीजिए।